11 अप्रैल 1955। एक ऐसा दिन जिसने दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं है। यह कहानी है एक खतरनाक साजिश की, एक ऐसे हमले की जिसका असली टारगेट दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक था। सोचिए, एक विमान हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। सब कुछ सामान्य है। लोग अपनी सीटों पर बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ अखबार पढ़ रहे हैं, और फिर अचानक एक जोरदार धमाका। कुछ ही सेकंड में पूरा विमान आग के गोले में बदल जाता है। लोग चीख रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि यह हादसा कैसे हुआ। असली सवाल यह है कि क्या यह सच में एक हादसा था भी, या फिर इसके पीछे छुपी थी एक इंटरनेशनल साजिश, एक ऐसा प्लान जिसे बहुत ही सोच समझकर अंजाम दिया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस इंसान को मारने के लिए यह सब किया गया, वो उस दिन उस विमान में था ही नहीं। तो क्या यह सिर्फ एक असफल हमला था, या फिर कुछ और बड़ा खेल चल रहा था? इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 1955 में, जब दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट देश। इसी दौरान एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, बंदूक कॉन्फ्रेंस। यह कोई साधारण मीटिंग नहीं थी। यह एक ऐसा मंच बनने वाला था जहां दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता था। सोचिए, पहली बार एशिया और अफ्रीका के देश एक साथ आकर अपनी आवाज उठाने वाले थे। एक ऐसी आवाज जो पश्चिमी ताकतों को चुनौती दे सकती थी। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि एक खतरे के रूप में देख रहे थे। क्योंकि अगर ये देश एकजुट हो जाते तो दुनिया की राजनीति का नक्शा बदल सकता था। और इसी कॉन्फ्रेंस में चीन के प्रधानमंत्री जो एनलाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। लेकिन शायद कुछ लोगों को यह मंजूर नहीं था। और यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक साजिश। इसी साजिश का पहला निशाना बना एयर इंडिया का विमान कश्मीर प्रिंसेस, हांगकांग से जकार्ता के लिए उड़ान भरता हुआ। एक सामान्य दिन, एक सामान्य उड़ान। लेकिन इस उड़ान में कुछ भी सामान्य नहीं था। इसमें सवार थे चीन के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार, और दुनिया की नजरें इस फ्लाइट पर टिकी हुई थीं। और सबसे अहम, इस फ्लाइट में सफर करने वाले थे चीन के प्रधानमंत्री जो एनलाय। लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने अपना प्लान बदल दिया, और शायद यही फैसला उनकी जान बचा गया। उड़ान के लगभग 5 घंटे बाद अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। एक ऐसा धमाका जिसने सब कुछ बदल दिया। केबिन में धुआं भर गया, लोग चीखने लगे, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। और कुछ ही सेकंड में वो विमान जो कुछ समय पहले आसमान में उड़ रहा था, अब समुद्र में गिर रहा था। समुद्र के बीच जलता हुआ मलबा, चारों तरफ आग ही आग, काले धुएं के गुब्बार आसमान तक उठ रहे थे। पानी की सतह पर फैले हुए टूटे हुए टुकड़े, और उनके बीच जीवन और मौत के बीच जूझते लोग। कुछ लोग मलबे को पकड़कर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, कुछ धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में खोते जा रहे थे। चारों तरफ चीखें थीं, मदद की पुकार थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। 19 लोगों में से सिर्फ 3 लोग किसी तरह जिंदा बच पाए। बाकी सभी कुछ ही पलों में हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, क्योंकि जांच में जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस प्लेन में एक टाइम बम लगाया गया था, एक ऐसा बम जो पूरी योजना के साथ सही समय पर
फटने के लिए तैयार किया गया था। और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे जटिल और खतरनाक जांचों में से एक। इस केस को सौंपा गया भारत के एक खुफिया अधिकारी को, रामेश्वर नाथ का। एक ऐसा नाम जो उस समय शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता था, लेकिन आने वाले समय में यही नाम भारत की खुफिया दुनिया की पहचान बनने वाला था। काव सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे, वो एक सोच थे, एक ऐसा दिमाग जो हर चीज को दूसरों से अलग तरीके से देखता था। वो कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो हर शब्द सोच समझकर बोलते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका धैर्य। घंटों, दिनों और कभी कभी महीनों तक वो सिर्फ एक सुराग के पीछे लगे रहते थे। उनका तरीका अलग था। वो शोर नहीं मचाते थे, ना ही जल्दबाजी करते थे। बस चुपचाप परछाइयों में रहकर हर कदम सोच समझकर बढ़ाते थे। और फिर बिना किसी को पता चले सच्चाई तक पहुंच जाते थे। और अब उनके सामने था एक ऐसा केस जो न सिर्फ खतरनाक था, बल्कि दुनिया की राजनीति को भी बदल सकता था। काओ ने जांच शुरू की। सबसे पहले हर उस व्यक्ति की जानकारी जुटाई जिसने उड़ान से पहले इस प्लेन को छुआ तक था। ग्राउंड स्टाफ, इंजीनियर्स, सफाई कर्मचारी, हर एक नाम, हर एक रिकॉर्ड ध्यान से जांचा जाने लगा। लेकिन जितनी गहराई में वो जाते, उतनी ही उलझती जाती ये कहानी। हर सुराग किसी नए सवाल को जन्म देता, हर जवाब एक नई पहेली बन जाता। क्योंकि ये सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल था। चीन ताइवान पर सीधे आरोप लगा रहा था, ब्रिटेन सहयोग करने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ छुपा रही थी। और अमेरिका कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी के पीछे एक साया बनकर मौजूद था। हर देश अपनी चाल चल रहा था। हर कोई चाहता था कि सच्चाई उसके हिसाब से सामने आए, और भारत बीच में फंस चुका था। एक ऐसी स्थिति में जहां हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेना जरूरी था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल सकती थी। इसी दौरान काओ को एक चेतावनी मिलती है, एक ऐसी चेतावनी जो किसी भी इंसान को पीछे हटने पर मजबूर कर सकती थी। उनकी जान खतरे में थी। कुछ लोग उन्हें हमेशा के लिए खामोश करना चाहते थे, ताकि ये सच कभी दुनिया के सामने ना आ सके। हर कदम पर कोई उन्हें देख रहा था, हर मूवमेंट किसी की नजर में था। उनके होटल के बाहर अजनबी चेहरे नजर आते थे। सड़क पर चलते हुए उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन काओ ने रुकना नहीं चुना, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक जिम्मेदारी थी, देश की और सच्चाई की। उन्होंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस साजिश का सच सामने लाकर रहेंगे। और यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे खतरनाक मिशन। हांगकांग की तंग गलियों में, भीड़ भाड़ वाले बाजारों के बीच और अंधेरी सड़कों पर काओ ने अपना खुद का इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाना शुरू किया। वो चुपचाप लोगों को ऑब्जर्व करते थे, उनकी आदतें, उनकी गतिविधियां, सब कुछ नोटिस करते थे। धीरे धीरे उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को चुना जो उनके लिए काम कर सकते थे। लोकल दुकानदार, मजदूर, छोटे कर्मचारी, ऐसे लोग जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जिनकी नजर हर चीज पर होती है। काओ ने उन्हें भर्ती किया, कुछ को पैसों से तो कुछ को भरोसे से। और फिर शुरू हुआ सूचनाएं इकट्ठा करने का खेल। हर दिन छोटी छोटी जानकारियां उन तक पहुंचने लगी। कहीं कोई संदिग्ध मीटिंग, कहीं कोई अजीब गतिविधि। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें एक बड़ी तस्वीर बनाने लगीं। एक ऐसी तस्वीर जो इस साजिश की असली सच्चाई के करीब थी।
और अब काव सिर्फ अंधेरे में तीर नहीं चला रहे थे, बल्कि वो उस साजिश की धड़कन को महसूस करने लगे थे जिस पूरी दुनिया को हिला दिया था। और धीरे धीरे इस खतरनाक साजिश की परतें खुलने लगीं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे एक खतरनाक सच्चाई सामने आने लगी। काव को अब यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। आखिर प्लेन के अंदर बम रखा किसने? क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच बिना अंदर के आदमी के यह नामुमकिन था। काव ने अपनी जांच को और गहरा किया। हांगकांग एयरपोर्ट पर काम करने वाले हर कर्मचारी की जानकारी जुटाई गई। उनके रिकॉर्ड, उनकी गतिविधियां, उनके संपर्क, सब कुछ बारीकी से जांचा जाने लगा। लेकिन जिस जवाब की तलाश थी वो सीधे सामने नहीं आ रहा था। क्योंकि जिस आदमी ने यह काम किया था वो पहले ही हांगकांग छोड़ चुका था और अब ताइवान में था। काओ के हाथ में कोई सीधा सबूत नहीं था, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कबूलनामा नहीं, सिर्फ कुछ बिखरे हुए सुराग और शक। इसी दौरान एक अहम जानकारी सामने आती है, एक गुप्त स्रोत से, एक ऐसा स्रोत जो सीधे इस साजिश से जुड़ा हुआ था। उसने बताया कि इस हमले के पीछे ताइवान की केएमटी इंटेलिजेंस थी। उन्होंने एक व्यक्ति को चुना जो मूल रूप से चीनी मूल का था, लेकिन केएमटी के लिए काम कर रहा था। वही व्यक्ति हांगकांग एयरपोर्ट पर मौजूद था और उसी ने प्लेन में टाइम बम रखा। इसके बदले उसे दी गई थी एक बड़ी रकम, करीब 60,000 ताइवानी डॉलर, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, उसे दिया गया था एक सुरक्षित रास्ता ताकि वो हमले के बाद सीधे ताइवान भाग सके। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। धमाके के कुछ ही समय बाद वो आदमी हांगकांग से गायब हो चुका था और फिर कभी वापस नहीं आया। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। यह हमला किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, यह एक संगठित ऑपरेशन था जिसका असली टारगेट था चीन के प्रधानमंत्री जोऊ एनलाई। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी भी बाकी था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी खुफिया एजेंसी को इस हमले की भनक पहले ही लग चुकी थी और शायद इसी वजह से जोऊ एनलाई उस दिन उस विमान में सवार नहीं हुए। तो क्या यह सिर्फ एक असफल हत्या का प्रयास था या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल छुपा हुआ था? काओ के पास अब जवाब से ज्यादा सवाल थे, लेकिन एक बात साफ थी, यह कोई हादसा नहीं था। कई हफ्तों की जांच के बाद, अनगिनत सुराग, गुप्त मुलाकातें और लगातार खतरे के बीच आखिरकार काओ के पास इस पूरी साजिश की तस्वीर तैयार थी। एक ऐसी तस्वीर जिसमें हर किरदार, हर चाल और हर मकसद साफ दिखाई दे रहा था। अब वक्त था सच को सामने लाने का। हांगकांग में एक बंद कमरे के अंदर ब्रिटिश और स्थानीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे। वही लोग जो शुरुआत से काओ की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। उन्हें शक था कि शायद काओ इस केस को सुलझा नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि काओ चुपचाप कितनी दूर तक पहुंच चुके थे। कमरे में गहरी खामोशी थी। काओ ने बिना कुछ कहे अपने सामने रखी फाइल खोली और एक एक करके सभी सबूत टेबल पर रख दिए। दस्तावेज, नाम, कनेक्शन, टाइमलाइन, हर चीज इतनी साफ, इतनी सटीक कि कमरे में बैठे हर व्यक्ति कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गया। उनकी नजरों में अब शक नहीं था, सिर्फ हैरानी थी। क्योंकि जिस सच को वो हफ्तों में नहीं समझ पाए, काओ ने उसे अकेले जोड़ दिया था। कुछ देर बाद कमरे में बैठे एक अधिकारी ने धीरे से पूछा, मिस्टर काओ, आपने ये सब कैसे किया? काओ ने
बस हल्की सी मुस्कान दी, कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह उनका काम था, उनकी जिम्मेदारी। और अब वो पूरी हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद उनकी रिपोर्ट के आधार पर कुल 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुई और फिर उन्हें ताइवान डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन ताइवान सरकार ने इन सभी आरोपों को कभी स्वीकार नहीं किया। सच्चाई फिर एक बार राजनीति के पीछे छुप गई। लेकिन एक बात साफ थी, भारत इस अंतर्राष्ट्रीय संकट से सुरक्षित बाहर निकल चुका था। और इसका श्रेय जाता है एक ऐसे व्यक्ति को जिसने बिना शोर मचाए, बिना किसी पहचान के लालच के, अकेले इस पूरी साजिश को उजागर किया। रामेश्वर नाथ काओ, जेंटलमैन स्पाई। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसके पीछे छुपे सवाल आज भी जिंदा हैं। सच्चाई सामने आ चुकी थी, साजिश के तार जुड़ चुके थे और इस केस का हर अहम हिस्सा अब समझ में आ रहा था। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे थे जो कभी पूरी तरह हल नहीं हो पाए। क्या झोउ एनलाई को इस हमले की जानकारी पहले से थी? क्या यह सिर्फ एक असफल हत्या थी, या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल छुपा हुआ था? शायद इन सवालों के जवाब कभी सामने नहीं आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि उस दिन एक साजिश नाकाम हुई थी और एक देश एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट से बच गया था। और इस पूरी कहानी के बीच एक नाम हमेशा याद रखा जाएगा, रामेश्वर नाथ काओ। एक ऐसा जासूस जिसने बिना शोर मचाए इतिहास बदल दिया।